हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स के जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द गॉस थ्योरम। तो क्या है गॉस थ्योरम? यह डिस्कस करने से पहले हम एक बार उस फिजिकल क्वांटिटी पर डिस्कस करेंगे जिस पर एसोसिएटेड है गॉस थ्योरम। सो मान लीजिए ये एक स्मॉल सरफेस है जिसका सरफेस वेक्टर ds वेक्टर से दिया जा रहा है। ये हम जानते हैं कि किसी सरफेस का सरफेस वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर डिफाइन किया जाता है और उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया से दिया जाता है। अब अगर इस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास हो रहा है जो कुछ इस तरीके से है जैसा मैं शो कर रहा हूं, और मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ds वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा है, तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा वो E और ds के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। यानी एक सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो उससे पास हो रहा है और उस सरफेस के सरफेस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी हुई एक जानकारी पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है वो थ्योरम का स्टेटमेंट? पहले एक बार मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q इस स्पेस में अवेलेबल है और इसके अलावा कोई और चार्ज पार्टिकल फील्ड डेवलप करने के लिए अवेलेबल नहीं है, और आपने इस चार्ज पार्टिकल Q को एक क्लोज्ड सरफेस जो कि आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है उसमें क्लोज कर दिया है। यहां पर ध्यान रहे ये एक सरकमफ्रेंस बस नहीं है किसी वायर का, ये बोर्ड पे 2D दिख रहा है बट ये सरफेस एक 3 डायमेंशनल सरफेस है जो एक आर्बिट्रेरी शेप का है और Q चार्ज पार्टिकल को कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है अपने में। तो गॉस के अनुसार अगर हम इस कंप्लीट सरफेस को छोटे छोटे एरिया वेक्टर में डिवाइड कर दें और छोटे छोटे एरिया वेक्टर में डिवाइड करके इस चार्ज से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस कंप्लीट सरफेस में सभी एलिमेंट को कवर करते हुए कैलकुलेट करें, यानी कि हम फॉर्मूला E डॉट ds अप्लाई करें इस पूरे सरफेस के लिए, तो जो नेट फ्लक्स इस सरफेस पर डेवलप होगा इस चार्ज के कारण, जिसे मैं फाई सिंबल से शो कर रहा हूं, उसकी वैल्यू इस चार्ज पार्टिकल Q और एप्सिलॉन नॉट जो कि एक कांस्टेंट है के रेशियो से दी जाएगी। सो गॉस स्टेट करता है गॉस थ्योरम के अनुसार अगर किसी चार्ज पार्टिकल से उसके चारों तरफ बने हुए किसी क्लोज्ड सरफेस पर नेट फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए तो वो फ्लक्स उस चार्ज जो अंदर इनक्लोज है और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो से दिया जाता है। अब कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्या इसका वैलिडेशन है, एक बार हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। तो मान लीजिए हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे हम इस चार्ज के कारण इस सरफेस के सारे एलिमेंट पर फ्लक्स निकाल करके उसे ऐड करेंगे और कैसे ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस सरफेस पे छोटा सा सरफेस वेक्टर कंसीडर किया, आपको क्लियर दिखाई दे इसीलिए मैं इस सरफेस वेक्टर का साइज थोड़ा प्रॉपर ले रहा हूं। लेकिन माइंड मेकअप करते समय आप ये याद रखें कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस है। ये डिस्कशन में ये बात बार बार कह रहा हूं मैं कि ये एक स्मॉल सरफेस है। इसका रीजन ये है कि अगर ये एक लार्ज सरफेस हो या हम बहुत बड़े सरफेस वेक्टर को एक साथ कवर करने की कोशिश करें तो इस चार्ज पार्टिकल से उस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे और फिर इस चार्ज से उस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे में हम कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे मैथमेटिकली। सो मान लीजिए ये एक इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस मैंने कंसीडर किया है उस क्लोज्ड सरफेस में। इस सरफेस का सरफेस वेक्टर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। यहां पर यह ध्यान रहे कि जब हम एक ओपन सरफेस के लिए सरफेस वेक्टर डिफाइन करते हैं तो उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में डेवलप किया जा सकता है, लेकिन कन्वेंशनली जब हम किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए सरफेस वेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम कन्वेंशनली उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और इनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो इस सरफेस के लिए सरफेस वेक्टर को मैंने आउटवर्ड कंसीडर किया है जैसा कन्वेंशन है। इस चार्ज पार्टिकल ने इस सरफेस से जो कि इससे r डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रेजेंट किया जा सकता है इस बोर्ड में। सो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है आर वेक्टर के अलोंग होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं। सो अगर मैं इसको ई वेक्टर बोलूं तो इस सरफेस पर जो फ्लक्स डेवलप होगा इस चार्ज के कारण वो आ जाएगा, एक बार यहां लिख रहे हैं, वो स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट सरफेस एरिया वेक्टर, जैसा कि डेफिनेशन है फ्लक्स की। अब हमें गॉस लॉ को वैलिडेट करने के लिए इस सरफेस के सभी एरियाज पर फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, और फिर वेक्टर समेशन से हमें उसका नेट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, मतलब ई डॉट डीएस का टोटल सम करना होगा एल्जेब्रिकली। यहां पर वेक्टर सम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहां पर हमें एल्जेब्रिकली उन सभी का सम करना होगा। सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, ये इस सरफेस एलिमेंट पर पास होने वाला फ्लक्स है। अब कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर सिग्मा समेशन या इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो जो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा आर डिस्टेंस वेक्टर पे, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और क्लियरली इसका डायरेक्शन इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। मैं इसे ई कैप से शो कर देता हूं, यहां मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई कैप है, यानी आर कैप का है या ई कैप, यहां पर एक ही मतलब है दोनों का। डॉट डीएस वेक्टर, जिसे हम सरफेस का एरिया और एरियल वेक्टर के यूनिट वेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सो फाइनली केवल इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा इस चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई कैप डॉट डीएस के। अब अगर मान लो कि ई कैप और डीएस कैप के बीच में बनने वाला ये स्मॉल एंगल फाई है, या थीटा मान लेते हैं क्योंकि फाई सिंबल नेट फ्लक्स के लिए यूज हो रहा है यहां पर। सो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो हम ई कैप डॉट डीएस कैप को ई मॉड डीएस मॉड कॉस थीटा फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में ये फ्लक्स जो इस छोटे से सरफेस से एसोसिएटेड है, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां पर ध्यान रहे हमने ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन ई कैप और डीएस कैप यूनिट वेक्टर होने के कारण उनका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। सो फाइनली ये a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस एरिया से एसोसिएटेड है। इसी तरीके का फ्लक्स हमको सभी सरफेस एलिमेंट से कैलकुलेट करना होगा और उनका नेट सम निकालना होगा अलजेब्रिकली सम करके। तो डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा को जब सिग्मा समेशन में पुट किया जाएगा नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो फाई की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वो सभी टर्म है जो कांस्टेंट थे तो मैंने इन्हें सिग्मा समेशन से बाहर ले लिया है, और आपके पास सिग्मा में है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो नेट फ्लक्स इस कंप्लीट सरफेस से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू सिग्मा ऑफ ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। नाउ अब ds cos थीटा क्या है एक बार डिस्कस करेंगे। अगर इस सरफेस का एरिया ds है और ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली इस सरफेस वेक्टर ds वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन ई वेक्टर के अलोंग निकालें, तो इस सरफेस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन ई वेक्टर के अलोंग आएगा वो सरफेस इस सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ वेक्टर होगा, वो इस सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ वेक्टर होगा। और अगर हम प्रोजेक्ट कंसेप्ट यूज करें तो इसका एरिया अगर ds है तो इस ds का ये वाला प्रोजेक्टेड पार्ट ds cos थीटा होगा, यानी ये एरिया अगर ds है तो ये एरिया प्रोजेक्टेड ds cos थीटा होगा, यानी ds वेक्टर का ई वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्टेड जो सरफेस वेक्टर होगा वो ds cos थीटा इनटू ई कैप से शो किया जा सकता है। यानी ये एरिया अगर ds है तो इस एरिया का ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ds cos थीटा, और ऐसा करने के बाद ये जो ds एरिया बन रहा है ये r वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर बन चुका है, यानी अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर और r वेक्टर पैरेलल हो चुके हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुने कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर अभी तक जब ये सरफेस ऐसे था तो ई के पैरेलल नहीं था, इसके उस प्रोजेक्शन का मैंने इस्तेमाल किया है जिसका एरिया
वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो ds का जो कंपोनेंट ऐसे बनेगा वो ds cos थीटा हो जाएगा, और ds का दूसरा कंपोनेंट जो कि इस तरीके से बनेगा, यानी जिसका वेक्टर r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वो मैंने यहां शो नहीं किया है। सो ds का ds cos थीटा वेक्टर ये है, ds cos थीटा वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और ये उसका मैग्नीट्यूड है। और आप जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर सरफेस और डिस्टेंस वेक्टर मालूम हो तो इस चार्ज से इस सरफेस के द्वारा कवर होने वाला सॉलिड एंगल डिफाइन किया जा सकता है। यानी अगर हमको इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करना है तो हमें इस सरफेस एरिया और इस डिस्टेंस वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, इस डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो ये रेशियो है ये सरफेस के उस कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है जो कंपोनेंट इस आर वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर है, और आर वेक्टर इस चार्ज पार्टिकल से इस सरफेस तक की डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर किसी सरफेस का एरिया s हो, अगर किसी सरफेस का एरिया, किसी स्मॉल सरफेस के एरिया ds हो, और उस ds एरिया का डिस्टेंस के परपेंडिकुलरली डिफाइन किया गया प्रोजेक्टेड पार्ट ds cos थीटा हो, तो इस ds cos थीटा और r स्क्वायर के रेशियो को सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है। यानी किसी छोटे से सरफेस के लिए, यहां पर ये ध्यान रहे कि ये सरफेस को मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन ये जो रूल मैंने बताया ये किसी स्मॉल सरफेस पे ही वैलिड होगा, नहीं तो इस r डिस्टेंस की कई वैल्यू डिफाइन हो जाएंगी। तो ध्यान रहे यहां पर जितने भी डिस्कशन किए जा रहे हैं एरिया को ds बोल के, वो एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया पर ही वैलिड है। सो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी जैसा सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, इसे चार्ज पार्टिकल से इस सरफेस पर बनने वाला सॉलिड एंगल माना जा सकता है। तो फ्लक्स का जो नेट वैल्यू आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू सिग्मा d ओमेगा। यहां पर d ओमेगा इस चार्ज की पोजीशन पर बनने वाला सॉलिड एंगल है इस सरफेस के द्वारा। तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से d ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जो सिग्मा d ओमेगा है ये इस पूरे सरफेस के लिए इस चार्ज की पोजीशन पर बनने वाले सभी सॉलिड एंगल का सम है जिसमें सभी सरफेस एलिमेंट को मौका दिया गया हो। तो आप समझते हैं कि जब कंप्लीट सरफेस को मौका दिया जाएगा तो किसी पॉइंट पर 3 डायमेंशनल सिमेट्री के साथ अगर टोटल सॉलिड एंगल निकाला जाए तो वो हमेशा इस पॉइंट पर बनने वाला मैक्सिमम सॉलिड एंगल होगा, और उसका वैल्यू हमें पता है 4 पाई होता है। तो फाई का वैल्यू आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ये 4 पाई को समझने के लिए एक बार मैं आपको एक सिमेट्रिकल केस में ये सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका बता देता हूं। जितना सॉलिड एंगल ये आर्बिट्रेरी सरफेस इस पॉइंट पर डेवलप करेगा, आप समझ सकते हैं कि उतना ही सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर डेवलप करेगा एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि जितना अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस के भी सभी छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करें तो उन एलिमेंट से यहां पर बनने वाले सॉलिड एंगल को जब टोटल सम किया जाएगा तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सिमेट्री के साथ कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट एंगल ही कवर हो जाए, और इस आर्बिट्रेरी सरफेस से भी उतना ही एंगल कवर होगा। तो अगर हम इस सरफेस के छोटे छोटे सरफेसेस को सम करके नेट सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर निकालें तो बाय डेफिनेशन जब हम टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल सिमेट्रिकल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा, और इसे r स्क्वायर से डिवाइड अगर किया जाए तो जो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 4 पाई आ जाएगी। तो फर्दर आप याद रखें आगे के लिए भी कि किसी स्फेरिकल सिमेट्री में किसी पॉइंट पर बनने वाले सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई ही हो सकता है। सो अगर हम सिग्मा डी ओमेगा को इस कंप्लीट सरफेस के लिए कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू 4 पाई आ जाएगा। अब 4 पाई से अगर हम 4 पाई कैंसिल कर दें तो जो नेट फ्लक्स आ जाएगा सरफेस से एसोसिएटेड वो आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये चार्ज पार्टिकल q जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है अपनी सराउंडिंग में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड फ्लक्स इस पूरे सरफेस के लिए जो टोटल सम दे रहा है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये ध्यान रहे कि आप इस सरफेस के एक एक एलिमेंट को जब कवर करेंगे तभी आप 4 पाई यूज कर पाएंगे, क्योंकि 4 पाई सॉलिड एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ कंप्लीट 3 डायमेंशनल सिमेट्री मेंटेन करने के बाद आता है। यानी जब स्फीयर के सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाते हैं
उस समय किसी पॉइंट पर बनने वाला नेट सॉलिड एंगल 4 पाई आता है। तो इस आर्बिट्ररी सरफेस में भी पूरा 4 पाई सॉलिड एंगल कवर करने के लिए आपको सरफेस का सभी एलिमेंट, सरफेस के सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करना होगा। तो अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट स्फीयर या किसी भी आर्बिट्ररी शेप से क्लोज कर दें, तो क्लोज करने के बाद जो नेट फ्लक्स डेवलप करेगा ये चार्ज सरफेस पर, वो Q/ε0 आ जाएगा। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। गॉस के अनुसार किसी चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो एक सरफेस पर जो कि क्लोज्ड हो कंप्लीटली और उस चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर इनक्लोज कर रहा हो, जो नेट फ्लक्स उस सरफेस पर डेवलप होता है वो Q/ε0 से दिया जाता है। अब कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम में, आप पहले उन पर ध्यान दें। मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल Q के अलावा कुछ चार्ज पार्टिकल और भी प्रेजेंट हो इस स्पेस में, जैसे यहां पर मान लीजिए कि इस Q के अलावा इस सराउंडिंग में एक Q1 चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है आउटवर्ड किसी पॉइंट पर। तो अब जब हम इस नेट फ्लक्स को डिफाइन करें, जैसा कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, phi बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इन द कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू Q/ε0। तो अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q1 भी प्रेजेंट हो सराउंडिंग में, तो अब ये Q1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा Q के अलावा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी सरफेस के एलिमेंट पर E.ds कैलकुलेट करेंगे तो क्या उस E को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस Q1 को भी लेना होगा। तो यहां पर ध्यान दें कुछ रूल्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान से सुने कि जब आप गॉस लॉ को डिफाइन करते हैं तो गॉस थ्योरम में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी सरफेस पर डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी अगर इस Q के अलावा कोई और चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है सराउंडिंग में, तो आपको सभी चार्जेस के द्वारा बनने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को उस सरफेस पे कंसीडर करना होगा। ये पहली कंडीशन मैंने बताई कि गॉस थ्योरम में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाला गया रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंदर प्रेजेंट है गॉसियन सरफेस के और कोई बाहर प्रेजेंट है, तो हमें अंदर बाहर सभी जगह प्रेजेंट सभी चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एलिमेंट पे कैलकुलेट करना होगा। यानी गॉस थ्योरम में आने वाला ई टर्म किसी सरफेस पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड है, चाहे वो चार्ज अंदर रखे हो चाहे बाहर रखे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान दें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस गॉसियन सरफेस से बाहर होता और अंदर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता, माना हमने गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया है लेकिन हमारा चार्ज पार्टिकल उस गॉसियन सरफेस से बाहर होता, अंदर अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यानी जिस Q चार्ज की हम बात कर रहे थे मान लीजिए कुछ पल के लिए कि वो बाहर था, तो अगर वो Q चार्ज पार्टिकल बाहर होता तो ये सॉल्व फिर भी हम ऐसे ही करते, हम एक छोटे से एलिमेंट पर d फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते और E.ds से इसकी वैल्यू निकालते, सारे स्टेप्स ऐसे ही होते, सिग्मा डी ओमेगा का टर्म भी आता। लेकिन जब फाइनली सिग्मा डी ओमेगा को डिफाइन करते और 4 पाई लिखने का स्टेप आता, तो उस इंस्टेंट पर इस Q के द्वारा इस Q चार्ज पार्टिकल की पोजीशन पे इस सारे सरफेस ने जो नेट सॉलिड एंगल डेवलप किया है उसे कैलकुलेट करने की बारी आती। तो जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये एलिमेंट्स इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल डेवलप करते, मान लीजिए मैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, माना मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तो इस पॉइंट से लेकर इसके जस्ट पीछे इस पॉइंट तक आने के लिए जब आप इस पूरे सरफेस के हर एलिमेंट का डी ओमेगा सम करते, तो एक बार आप इस पॉइंट से ऊपर जाते समय इन सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए इस तरीके से एक ओरिएंटेशन में सारे डी ओमेगा को ऐड करते और फिर जब आप इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाते, सेकेंड एक्सट्रीम तक, और वापस नीचे उतरते, तो जितना सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर डेवलप होता इन सभी के समेशन के कारण, उतना ही सॉलिड एंगल अपोजिट ओरिएंटेशन में कवर होता चला जाता। यानी एक बार डी ओमेगा पहले इस कॉर्नर के एलिमेंट से इस कॉर्नर के एलिमेंट तक ऐड होता और उसके बाद अपोजिट ओरिएंटेशन में मूव करने के कारण उतना ही नेगेटिव डी ओमेगा डेवलप हो जाता। यानी किसी एक्सटर्नल चार्ज की पोजीशन पर जो नेट डी ओमेगा डेवलप होता उसकी वैल्यू 0 आ जाती। एक बार इसको और मैं किसी सिंपल डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, अगर चार्ज अंदर प्रेजेंट है
तो इस पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल इस पूरे सरफेस के लिए जब काउंट किया जाएगा तो वो एक ही ओरिएंटेशन में सम होता चला जाएगा और समेशन से नेट सॉलिड एंगल 4 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल अंदर न प्रेजेंट हो के बाहर प्रेजेंट हो, तो जब आप इस केस में किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, तो जब आप यहां से सरफेस को कंसीडर करना शुरू करेंगे तो पहले सॉलिड एंगल इस लाइन से इस लाइन तक इन सभी सरफेसेस के कारण सम होगा, यानी लगातार इस ओरिएंटेशन में ऐड होता चला जाएगा। और उसके बाद जब आप इस पॉइंट पे आके वापस इस तरफ से डाउन आना शुरू करेंगे कंप्लीट सरफेस को कवर करने के लिए, तो ये सॉलिड एंगल इस ओरिएंटेशन में वापस डाउन आते आते नेगेटिव डी ओमेगा डेवलप करेगा। यानी आउटर पॉइंट पर जितना सॉलिड एंगल पॉजिटिव इस पॉइंट पर बनेगा उतना ही नेगेटिव सॉलिड एंगल भी बनेगा और इस समेशन सिग्मा डी ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जहां इंटरनल चार्ज के लिए फ्लक्स का वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ हुआ है, वही कैलकुलेशन अगर किसी एक्सटर्नल चार्ज के लिए किया जाए तो एक्सटर्नल चार्ज के लिए इस स्टेप पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और फाई का वैल्यू फाइनली 0 आ जाएगा। तो इंटरनल चार्जेस फ्लक्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि एक्सटर्नल चार्जेस का जो नेट कंट्रीब्यूशन कंप्लीट सरफेस के लिए होता है वो 0 आता है। ये इस समेशन के बाद हमें पता लग रहा है कि इस समेशन के बाद ये जो स्टेप है ये 0 बन जाएगा किसी एक्सटर्नल चार्ज के लिए। तो इंटरनल चार्जेस जितने भी होते हैं वो इस फॉर्मूले में यहां पर शो हैं, जबकि एक्सटर्नल चार्जेस इस फॉर्मूले में यहां पर नहीं आएंगे। यानी अगर मैं इस पोजीशन पे Q को Q टोटल लिखता हूं तो ये Q टोटल केवल उन्हीं चार्जेस का सम है जो आपके द्वारा बनाए गए सरफेस के द्वारा इंक्लूज है। तो आपके बनाए हुए सरफेस में इंक्लोज्ड चार्ज Q टोटल में इंक्लूड होंगे, जबकि एक्सटर्नल चार्जेस को इन Q टोटल में मौका नहीं मिलेगा। एक बात यहां पर और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमसे कोई कहे कि इस छोटे से सरफेस पर जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है उस फ्लक्स में अंदर बैठे Q चार्ज और बाहर बैठे Q1 चार्ज का रोल एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए हमारा डिस्कशन थोड़ा सा चेंज होगा। इस Q का इस पॉइंट पर फ्लक्स डेवलप करने में परफॉर्मेंस होगा और ये Q1 भी इस सरफेस पर फ्लक्स डेवलप करेगा। यानी अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस सरफेस पर जो नेट फ्लक्स डेवलप होगा उस फ्लक्स में Q और Q1 किसके कारण फ्लक्स डेवलप हुआ है, तो हमारा आंसर होगा कि दोनों ही इस सरफेस पर फ्लक्स डेवलप कर रहे हैं। यानी इस सरफेस के किसी एक एलिमेंट पर अगर हम बात करें तो उस एलिमेंट पर जो चार्जेस अंदर अवेलेबल है और जो बाहर अवेलेबल है सभी फ्लक्स डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब इस कंप्लीट सरफेस के लिए ओवरऑल फ्लक्स कैलकुलेट करने की बात आ रही है, यानी जो गॉसेस थ्योरम में बोला गया है कि आप कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो उस कंडीशन में आने वाला Q केवल इंटरनल Q होगा जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात बड़ी ध्यान से समझे कि किसी एक एलिमेंट पर जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है उस फ्लक्स के लिए इंटरनल एक्सटर्नल सभी चार्जेस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो टोटल फ्लक्स डेवलप हो रहा है इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस में उस फ्लक्स में केवल Q रिस्पॉन्सिबल है उसे डेवलप करने में और Q1 का जो नेट कंट्रीब्यूशन इस सरफेस के लिए आ रहा है वो 0 हो जा रहा है। ऐसे ही दूसरी बात समझे कि इस फॉर्मूले में आने वाला जो E है, जैसा मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि जो E टर्म यहां यूज हो रहा है वो इंटरनल एक्सटर्नल सभी चार्जेस का नेट E है किसी सरफेस के लिए। तो E जो टर्म यूज हो रहा है वो सभी चार्जेस का E है, लेकिन जो Q यूज हो रहा है वो केवल इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस का Q है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, गॉस थ्योरम किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए ट्रू है। कैसा भी सरफेस इनक्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस आर्टिकल को डिराइव किया हमने किसी पर्टिकुलर डिजाइन के लिए इसे प्रूफ नहीं किया, हमने इसे एक आर्बिट्रेरी सरफेस पे ही डिफाइन किया। और आर्बिट्रेरी सरफेस पर डिफाइन करते वक्त इस स्टेप में यह बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि आपको केवल डी ओमेगा की रिक्वायरमेंट है। डी ओमेगा का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि सॉलिड एंगल केवल उस सरफेस पर डिपेंड करता है जो सरफेस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर प्लेस हो। तो ये जो ds cos थीटा है ये सरफेस का वो प्रोजेक्टेड पार्ट है जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर डी ओमेगा का रोल प्ले करेगा। इंटरनल चार्जेस इसकी नेट वैल्यू 4 पाई देंगे, लेकिन एक्सटर्नल चार्जेस इसकी वैल्यू 0 देंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि ये थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है तो इस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है।
लेकिन केवल उन्हीं कंडीशंस में इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है जिस कंडीशन में आपने अपना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वो एक सिमेट्रिकल सिस्टम पे किया हुआ है। जैसे अगर किसी इनफाइनाइट रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनफाइनाइट रॉड पर सिमेट्रिकली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके चारों तरफ हम एक सिमेट्रिकल गॉसियन सिलेंडर बना सकते हैं। या अगर चार्ज केवल एक पॉइंट पर प्रेजेंट है या किसी स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिमेट्रिकल डिस्टेंसेस पे सेम होगी और ऐसी कंडीशन में गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। सो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है केवल कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जो सिमेट्रिकल है। यानी कि गॉस थ्योरम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता। किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या किसी आर्बिट्रेरी कंडीशन में किसी आर्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या एल लेंथ की किसी नॉर्मल रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता। या यूं कहें गॉस थ्योरम को अप्लाई करके फ्लक्स पे तो बात की जा सकती है, गॉस थ्योरम तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन गॉस थ्योरम का हेल्प लेके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ बनाए गए किसी भी गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी इन सभी कंडीशंस में। सो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक अच्छा टूल केवल उन क्वेश्चंस में होगा जहां पर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलॉम लॉ का ही यूज करना पड़ेगा। गॉस लॉ का फीचर यह है कि सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो सिंपली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कूलॉम्स लॉ कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करता है तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। बट फिर भी कूलॉम लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है, गॉसेस लॉ का अपना परफॉर्मेंस है। गॉस थ्योरम कुछ सवालों में बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन कूलॉम्स लॉ लगा के आप किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। यानी कूलॉम लॉ का जो फील्ड वर्क है वो ज्यादा एक्सटेंडेड है, वो किसी भी प्रॉब्लम पर एप्लीकेबल है, जबकि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए केवल कुछ सिमेट्रिकली प्रॉब्लम पे ही लगाया जा सकता है। सो गॉस थ्योरम का मेन फंक्शन फ्लक्स निकालने का है, फील्ड तो केवल हम इसीलिए निकाल पाते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में क्योंकि वो सिमेट्रिक कंडीशंस होती हैं और वहां पर ई की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है। अदरवाइज फ्लक्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस के लिए गॉस थ्योरम बनाया गया है। सो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई आप पॉइंट वाइज याद रखें। कोई भी प्रॉब्लम जब आपसे पूछी जाती है गॉस थ्योरम से रिलेटेड तो आपको यह समझना होगा कि प्रॉब्लम किस पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रही है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीट सरफेस के लिए डिफाइन किया गया है, तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम किसी एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए डिफाइन की जा रही है, पूछी जा रही है, तो आपको उस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली ही लेना होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए एक आर्बिट्रेरी सरफेस बना के यहां पर एक चार्ज Q1 प्लेस किया जाए, यहां पर Q2 और इधर पे Q, और यहां पर एक छोटा सा सरफेस बना के आपसे पूछा जाए कि इससे पास होने वाला फ्लक्स किन किन चार्जेस पर डिपेंड करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इससे पास होने वाला फ्लक्स सभी चार्जेस पर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किन किन चार्जेस पर डिपेंड करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर तब उसका जो फ्लक्स आएगा वो केवल Q के टर्म्स में डिफाइन होगा, उसके आउटकम में Q1 और Q2 का वैल्यू नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सरफेस के लिए कैलकुलेट करते समय जो Q1 का और Q2 का नेट परफॉर्मेंस है वो 0 हो जाएगा। इसी के दूसरी ओर अगर आपसे पूछा जाता है कि इस सरफेस पर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसके लिए ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल है या ये दोनों, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सभी चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस गॉसेस लॉ में आने वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर जो डेवलप हो रहा है वो सभी चार्जेस के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गॉस थ्योरम में यूज होने वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सभी चार्जेस ने मिलकर डेवलप किया है, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो राइट हैंड साइड में आप Q टोटल यूज कर रहे हैं वो टर्म केवल उन चार्जेस को प्रेजेंट करता है जो इसके इनसाइड है। एक इंपॉर्टेंट बात और आप समझें कि अगर बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं स्पेस में और कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए बस आप एक बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा गॉसियन सरफेस क्रिएट नहीं कर सकते जो किसी
इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर से पास होता हो, यानी किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस आप नहीं बना सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस चार्ज के कारण अब आप इसी सरफेस के किसी पॉइंट पर जो इसी चार्ज के ठीक नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो किसी डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से आपका गॉसियन सरफेस पास नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर चार्ज किसी यूनिफॉर्म बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, तो उसका अमाउंट कंप्लीट सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण आप अपना गॉसियन सरफेस उस सरफेस के ऊपर से भी पास करा सकते हैं। यानी अगर आपको किसी सिलेंडर के कारण सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और चार्ज इस कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप अपना गॉसियन सरफेस इस केस में सरफेस के ऊपर से डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहां पर चार्ज कंटिन्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस कंडीशन की तरह डिस्क्रीट नहीं है। तो जब आप गॉसियन सरफेस बनाएं तो आपका गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, जबकि कंटिन्यूअस चार्ज को आप अपने गॉसियन सरफेस से पास होने दे सकते हैं। जैसे अगर एक रॉड यहां पर प्लेस है और आप अपना गॉसियन सरफेस इस तरीके से प्लेस करते हैं, और अब यहां पर यह अगर क्वेश्चन उठता है कि भाई जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना चार्ज लिखेंगे क्यू टोटल के प्लेस पे, तो डेफिनेटली इस रॉड के इंटरनल पार्ट में जितना चार्ज है आप उसे इस क्यू टोटल में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जो हिस्सा इसका आउटर है आप उस चार्ज को इस फॉर्मूले में प्लेस नहीं देंगे। सो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो ई टर्म यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी चार्जेस का, जबकि राइट हैंड साइड में आने वाला क्यू टोटल चार्ज इंक्लूड कर रहा है केवल उन चार्जेस को जो आपके द्वारा बनाए गए गॉसियन सरफेस के अंदर है। जो चार्जेस बाहर है उनका नेट कंट्रीब्यूशन इस पूरे सरफेस के लिए 0 है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल में, किसी भी इंडिविजुअल सरफेस के एलिमेंट में अगर आपसे Q1 का फ्लक्स पूछा जाए तो आप 0 बोलने की भूल न करें। इस इंडिविजुअल सरफेस के एलिमेंट में ये Q1 फ्लक्स डेवलप कर रहा है, लेकिन जितना फ्लक्स ये Q1 इस सरफेस ds पे डेवलप कर रहा है, उतना ही अपोजिट नेचर का फ्लक्स वो इस सरफेस पे भी डेवलप कर रहा है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि Q1 से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन इस सरफेस से पास होकर एंटर करेंगी वही इस सरफेस से बाहर निकल जाएंगी इस पॉइंट पर आकर के। यानी इस सरफेस में एक ऐसा एलिमेंट भी रखा हुआ है जिससे चार्ज इंटरनली इनवर्ड एंटर कर रहा है, और एक ऐसा सरफेस है जिससे आउटवर्ड आ रहा है। तो जब आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपका सरफेस वेक्टर यहां डिफाइन होगा, जबकि इसके लिए आउटवर्ड कंसेप्ट से ऐसा। तो जितना फ्लक्स इस पे पॉजिटिव डिफाइन होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स इस सरफेस पर डिफाइन हो पाएगा। तो इस Q1 का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस एलिमेंट पर 0 नहीं है, लेकिन जब आप इस पूरे सरफेस पे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इस Q1 का नेट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एलिमेंट जिस पर ये फ्लक्स दे पा रहा है उसी फ्लक्स के अपोजिट साइन वाला सेम मैग्नीट्यूड का फ्लक्स ये किसी दूसरे एलिमेंट पे भी दे पा रहा है। ये यहां पर मैंने देखिए 2-3 सरफेस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनाने की कोशिश की है, तो हम देख पा रहे हैं कि आउटर चार्ज जितना फ्लक्स इसे दे रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही इसे दे पा रहा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जा रही है। तो आप समझ सकते हैं बाय कन्वेंशन कि अगर इस पॉइंट पर फ्लक्स को पॉजिटिव डिफाइन किया जाएगा तो सेम मैग्नीट्यूड का फ्लक्स इस सरफेस पे नेगेटिव डिफाइन किया जाएगा। वैसे ही पेयर इन दोनों के बीच में बनेंगे और इन दोनों के बीच में बनेंगे। तो यही वजह है कि जो चार्ज आउटर होते हैं जब उनका सिग्मा डी ओमेगा कैलकुलेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, जबकि इस Q1 की वैल्यू किसी सरफेस के छोटे सरफेस एरिया वेक्टर के लिए 0 नहीं है। ये Q1 इस सरफेस को भी एक नॉन जीरो फ्लक्स दे रहा है और ये Q1 इसे भी एक नॉन जीरो फ्लक्स दे रहा है, लेकिन ये जितना नॉन जीरो फ्लक्स इसे दे रहा है मैग्नीट्यूड में उतना ही नॉन जीरो फ्लक्स इसे भी दे रहा है, लेकिन इसे मिलने वाले फ्लक्स का साइन माइनस है और इसे मिलने वाले फ्लक्स का साइन प्लस है। तो इस तरीके से पूरे सरफेस में बहुत सारे पेयर्स बन जाने के कारण जब इस कंप्लीट सरफेस पे नेट फ्लक्स निकाला जाता है आउटर चार्जेस का तो वो 0 आ जाता है। यही बात अगर हम किसी इनर चार्ज के लिए डिस्कस करें तो पिक्चर डिफरेंट होगा। किसी इनर चार्ज के लिए जब हम इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंप्रेशन आएगा। देखिए कि आप इस सरफेस का कोई भी सरफेस एलिमेंट यहां पर पिक कर लें,
आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डीएस वेक्टर को आउटवर्ड ही देख पाएंगे। यानी इस केस में इस सरफेस का कोई भी सरफेस एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसे कैंसिल कर रहा हो किसी दूसरे एलिमेंट का फ्लक्स। जैसे उस पिक्चर से मिलता जुलता पिक्चर अगर मैं यहां क्रिएट करना चाहूं तो ये लीजिए, मैंने इस चार्ज से पास होने वाले इस सरफेस का अगेंस्ट सरफेस यहां पर क्रिएट किया, लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं कि इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर को जा रही है और इस पे भी, और बाय साइन कन्वेंशन इसका भी सरफेस वेक्टर आप बाहर को ही डिफाइन करेंगे और इसका भी, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस कंडीशन में ये ऐड होंगे। तो इंटरनल चार्जेस एक एलिमेंट पर जो फ्लक्स डेवलप करते हैं उतना ही नेगेटिव फ्लक्स किसी दूसरे एलिमेंट पे डेवलप नहीं करते हैं, उनका फ्लक्स ऐड होता चला जाता है पूरे सरफेस के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि सिग्मा डी ओमेगा का नेट वैल्यू ऐड होते होते फाइनली 4 पाई आ जाएगा। लेकिन जो आउटर चार्जेस होते हैं वो जितना फ्लक्स किसी एक सरफेस एलिमेंट पे पॉजिटिव डेवलप करेंगे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन के साथ फ्लक्स किसी दूसरे एलिमेंट के लिए डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। कंसेप्ट को क्लियर समझना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार गॉस थ्योरम का यूज उन्हीं कंडीशंस के लिए किया जाए जहां सरफेस कंप्लीटली क्लोज हो। अगर मान लीजिए आपको एक हेमीस्फीयर दे दिया जाए और इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल रख के आपसे इसके डिफरेंट एलिमेंट पर फ्लक्स की क्वेरी की जाए, तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि इसके हर एलिमेंट पर यह क्यू चार्ज एक फ्लक्स डेवलप कर रहा है, इसके हर एलिमेंट पर यह क्यू चार्ज एक फ्लक्स डेवलप कर रहा है। और अगर आप इस रीजन को इनवर्ड और इसको आउटवर्ड मानते हैं, वैसे तो ये ओपन सरफेस है तो इन आउट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस स्फीयर के इनर पार्ट को और आउटर पार्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं तो ये सारे फ्लक्स नेगेटिव साइन वाले हैं, और इन सारे फ्लक्स के नेगेटिव साइन होने के कारण इनका जो नेट सम आएगा वो 0 नहीं आएगा। कुछ एलिमेंट यहां पर बस कैंसिल होते आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो मैं बना रहा हूं वो इस टर्मिनल पे तो कॉर्नर से पास हो रहा, लेकिन इस टर्मिनल पे इस पॉइंट से, यानी ये कोई ऐसा एलिमेंट यहां पर आप चुन सकते हैं जिस एलिमेंट के इक्विवेलेंट चार्ज किसी दूसरे एलिमेंट से बाहर निकल रहा हो। तो क्या आपने डायग्राम बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है कि चार्ज नेट फ्लक्स 0 प्रोड्यूस करेगा या नॉन 0। तो जब हम गॉसेस थ्योरम को पढ़ते हैं तो ये हमें समझना होगा कि स्टेटमेंट कंप्लीट सरफेस के लिए समेशन पर बात कर रहा है, वो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पर बात नहीं कर रहा है। कई बार स्टूडेंट गॉस थ्योरम को बस ऐसे ले लेते हैं माइंड में फॉर्मली कि जो चार्ज बाहर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो ये पूरा सच नहीं है। जो चार्ज बाहर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ये बोलना गलत होगा। इस Q1 चार्ज ने भी इस एलिमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन ये बात दूसरी है कि जब आपने इस पूरे सरफेस पे नेट समेशन कैलकुलेट करने की कोशिश की तो नेट समेशन के तहत हर एलिमेंट को मिलने वाले कंट्रीब्यूशन के बराबर कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे को भी मिला, और सबका जब नेट समेशन निकाला गया तो कुछ का फ्लक्स माइनस और कुछ का प्लस होने के कारण नेट फ्लक्स 0 है। तो ये सब बातें आपको गॉस थ्योरम में ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस फॉर्मूले में आने वाले ई वेक्टर का रियल वैल्यू आपको समझना होगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा, आपको क्यू टोटल की सही वैल्यू मतलब पता होना चाहिए कि क्यू टोटल का मीनिंग क्या है फाइनली। तीसरा, आप गॉसियन सरफेस कैसा बनाएं उसके रूल्स आपको मालूम होने चाहिए कि आप अपना गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास न कराएं, जबकि कंटीन्यूअस चार्ज के ऊपर आप गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब आप गॉस थ्योरम डिफाइन करते हैं तो इंटरनल चार्जेस और एक्सटर्नल चार्जेस के डिफरेंस को समझें, और जब कभी कोई प्रॉब्लम पुटअप होता है तो आप ये देखें कि आपसे जो प्रॉब्लम क्वेरी किया जा रहा है वो इंटरनल वो किसी एक एलिमेंट पे पूछा जा रहा है या कंप्लीट सरफेस पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इन सब बातों का आपको गॉस थ्योरम में ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी अगली वीडियोस में हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर बात करेंगे कि कैसे इस थ्योरम को अप्लाई करके हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मल कूलम्बियन मेथड से निकलने की जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड की उन्हीं आर्टिकल्स के लिए उन पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें कि कितना डिफरेंस है दोनों मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। थैंक यू।